कोई बात नहीं है। डस्टर वेस्टर कहाँ गए? ये सिल रहने दो, तो बैठे रहो आप। बस ये देख लेना जो फर्स्ट ईयर के बच्चे, अभी फर्स्ट ईयर वालों से हमने कुछ बोला नहीं है। ये फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल इस पर लिखा हुआ है, आप देख लेना। जो सब डस्टर नहीं है आपके पास है, इधर उधर देखना, उस पर देख। इससे पूछ के आना सचिन, इससे पूछ के आना, उधर देख के आना उस वाले में। अभी इसमें लाइव नहीं आ रहा होगा, अब एप्लीकेशन खोलो। अभी लाइव नहीं है, कल से आएगा लाइव। वो इसका कार्ड नहीं है अभी रिकॉर्ड करके डाल देंगे आज वाले को, फिर बाद में कार्ड से वो हो जाएगा, कल से लाइव हो जाएगा। तो केवल आज ही कौन है? केवल आज सब आ रहे हैं ना डेली? ये तो अभी आई है सोनू तो। चलो लाला कर दे। क्या करता है वो? क्यों करेगा? ना ना टाइट कर देंगे उसको। खींच लेना थोड़ा सा, पीछे को खींच देना सोना उसको। तुम मैं इस वजह से खड़े हो गए हो, आप बैठ जाते ना इस पर तो वो खींचता नहीं। बस 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 ज़्यादा मत खींचे, बस इस पर बैठ जाना भले ही, क्योंकि फिर खींचेगा नहीं तो गिर पड़ेगा, मुझे ध्यान रहेगा। ठीक है चलो। सब लोगों को पता चली गया है क्वांटम फिजिक्स का पेपर फर्स्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स का पेपर सेकंड है, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स का आपका पेपर कौन सा है? थर्ड है। और अभी जो पेपर चल रहा है वो कौन सा है? न्यूक्लियर फिजिक्स का। अभी जो पेपर चल रहा है वो आपका कौन सा है? न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इस न्यूक्लियर फिजिक्स में इससे पहले की एक जो क्लास है वो मिल जाएगी आपको, ठीक है? आज में मिल जाएगी, नहीं कल में मिल जाएगी। और बाकी की इन्होंने तो पढ़ी रखी है। अब इसमें हो क्या क्या गया है? एक तो नाभिक की खोज, 2-3 टॉपिक हुए हैं बस। एक नाभिक की खोज, और दूसरा क्या हुआ है? रदरफोर्ड प्रकीर्णन, और एक इसका साथ में क्या हो गया है? फॉर्मूला। एक रदरफोर्ड स्केटिंग हो गया है, और एक इसका क्या हो गया है? फॉर्मूला हो गया है। और क्या हुआ है? तीसरा, हाँ तीसरे में फॉर्मूला। अब तीसरा हो गया है लेकिन लिखाना बाकी रह गया था। तीसरा क्या है? नाभिक, और इसकी किसके बारे में बता दिया था? इसकी त्रिज्या के बारे में अपन ने जानकारी कर ली थी कि त्रिज्या को किस किस तरीके से अपन समझ सकते हैं या बता सकते हैं। तो हल्का हल्का सा बता दूं मैंने इनके बारे में
कि नाभिक की खोज के बारे में तो सबसे पहले हमें परमाणु बहुत छोटा दिखाई पड़ता था, इससे आगे कोई विभाजन था नहीं। परमाणु अदृश्य था, अविभाज्य था और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। सबसे छोटी इकाई कहते थे इसको, किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए और लोग आए, 1898 में 97 में जे थॉमसन आया, कैथोड किरणों की खोज हुई, इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई, यानी कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं और ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु से कैसा है? हल्का है। तो अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु से हल्का है तो बोला गया कि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? विभाजित पार्टिकल है। क्योंकि अगर किसी पार्टिकल से छोटी इकाई भी मिल रही है तो समझ लो कि वो इकाई क्या कर सकती है? टूट सकती है। तो परमाणु टूटने की नौबत में आ गया, परमाणु टूटने लग गए। अब जब परमाणु, लेकिन परमाणु की एक प्रकृति और होती है। परमाणु कैसा होता है? कैसा होता है? उदासीन। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेशित पार्टिकल है। परमाणु उदासीन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे है? ऋणावेशित पार्टिकल। अब ये समस्या बनी कि अगर ये उदासीन है और ये ऋणावेशित है तो दोनों का कोई मेलजोल है नहीं। तो थॉमसन ने एक मॉडल दे दिया और मॉडल में क्या लिखा? क्या लिखा मॉडल में? कि धनावेश और ऋणावेश परमाणु के अंदर, ये परमाणु है मान लीजिए, इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश कैसा रहता है? एक समान रूप से वितरित रहता है। अब एक समान रूप से वितरित रहेगा, मान के चलो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसका क्या मतलब है? कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो जब प्लस माइनस दोनों बराबर हैं तो ये कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा। तो उसने ये कहा दिया कि धनावेश और ऋणावेश एक समान रूप से वितरित रहता है इसके अंदर। फिर तुरंत उसके बाद 2000 के आसपास, 1900 के आसपास, और रदरफोर्ड ने इस पर क्या कराना स्टार्ट कर दिया? स्कैटरिंग कराना स्टार्ट कर दिया। त्वरित अल्फा कणों को लिया और पन्नी की तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया। तो उसने क्या देखा? ये अपन डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लेकर के चल रहे हैं जिससे उसने क्या देखा कि कुछ परमाणु तो सीधे निकल गए, मतलब कुछ जो पार्टिकल थे अल्फा पार्टिकल वो तो क्या कर गए? सीधे निकल गए। और कुछ अपनी दिशा से क्या हो गए थे? विक्षेपित हो गए थे। कुछ अपनी दिशा से विक्षेपित हो गए थे। लेकिन हजारों में से एक ऐसा था या एक दो ऐसे थे जो जिस रास्ते पर जा रहे थे उसी रास्ते पर क्या कर गए? वापस कर गए। ये वाली, ये जो है ये पार्टिकल ऐसा है कि जिस रास्ते पे जा रहा है उसी रास्ते पर ये लौट करके वापस आ रहा है। तो समस्या यहाँ आई। अब रदरफोर्ड ने इसको समझने के लिए किसके पास भेजा? थॉमसन के पास, क्योंकि मॉडल किसका है? थॉमसन मॉडल है। तो जब थॉमसन के पास ये मॉडल भेजा गया तो थॉमसन ने बोला कि ये जो पार्टिकल है जो सीधा निकल रहा है वो ऋणावेश के संपर्क में आ रहा है, और जब कोई पार्टिकल धनावेश है और ऋणावेश के संपर्क में आएगा तो अट्रैक्शन काम करेगा, यानी आकर्षण काम करेगा। तो आकर्षण के कारण ये मुड़ नहीं रहा है, क्या कर रहा है? सीधा जा रहा है। दूसरे के बारे में बोला कि ये जो अपनी डायरेक्शन से विचड़ रहा है या डायरेक्शन से विचलित हो रहा है वो धनावेश के संपर्क में आ रहा है, और अल्फा पार्टिकल भी धनावेश, और जिसके संपर्क में आ रहा है वो भी धनावेश। अब देखो दोनों धनावेश हैं, समान प्रकृति है आवेश की, और समान प्रकृति अगर आवेश की है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जैसे ही सामने आएगा और प्रतिकर्षण इस पर लगेगा तो प्रतिकर्षण के कारण ये अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। सीधी सी बात है कि अगर कोई सामने से आ रहा है, मान के चलो मोटरसाइकिल वाला सामने से आ रहा है, अचानक से पता चले आगे ट्रैक्टर खड़ा है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मोटरसाइकिल भी आ रही है तो भी चेंज हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि ट्रैक्टर तो बड़ा है, तो मोटरसाइकिल भी आ रही है तो भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्रतिकर्षण लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाकर के क्या होना है। ठीक है। और अगर आगे अच्छी कोई रोड आ गई तो जैसे मान के चलो आप फूटी रोड पे चल रहे हैं और अचानक से कोई अच्छी रोड आ गई
तो सीधे निकल जाएंगे और स्पीड बढ़ा दें तो वो अट्रैक्ट हुए ना अच्छी रोड से, तो वो तो माइनस है। और सामने ऐसे ही मोटरसाइकिल आ रही है तो वो प्लस है, तो प्लस से प्लस टकराएगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन ये जो लाइन है इसके बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे पाया कि जिस रास्ते पर पार्टिकल जा रहा है और टकराने के बाद उसी रास्ते पे क्या कर रहा है, वापस लौट कर के आ रहा है, इसकी कोई जानकारी उसके पास नहीं थी। तो फिर ये रदरफोर्ड ने इस मॉडल को आगे बढ़ाया और उसने क्या किया कि 10-11 साल के बाद उन्होंने बता दिया कि ये जो धनावेश है ये समस्त परमाणु के अंदर समान रूप से वितरित नहीं होता। ये क्या होता है, समान रूप से वितरित नहीं ना होकर के ये क्या होता है, एक छोटे से भाग में, जैसे यहीं क्या होता है, केंद्रित रहता है। छोटे से भाग में क्या रहता है, केंद्रित रहता है। और उस छोटे से भाग को क्या नाम दिया गया, नाभिक दिया गया। तो ये सबसे पहला टॉपिक था जो अपन ने क्या किया था, नाभिक की खोज की थी। क्या की थी, जिसमें अपन ने नाभिक की खोज की थी। दूसरा टॉपिक अपना क्या था, जस्ट खोज के बाद अब जो नया मॉडल था वो क्या था कि जो परमाणु है वो नाभिक और नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। अब तक परिभाषा पढ़ते थे कि अदृश्य कण है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये किसने दी थी, डाल्टन। लेकिन अब रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक और शेष इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बना होता है कौन, परमाणु। कौन बना होता है, परमाणु। तो ये रदरफोर्ड के अनुसार। और अगर अपनी भाषा में बोलें तो जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है उसे परमाणु कहते हैं। अब परमाणु की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है, पहली वाली बात नहीं रही है इसके अंदर। तो ये नाभिक हुआ, इसकी खोज हो चुकी है। फिर इस स्कैटरिंग के बारे में भी हमने पढ़ा, इसका इंटरनली हमने पढ़ा कि क्या है, क्या ये जो लाइन, ये वाली जो आपको अल्फा कण दिख रहा है और टकराने के बाद वापस लौट रहा है, इसको एक नाम भी दिया था। क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया था, अधिक कोण के प्रकीर्णन की घटना। आप तो इसे पढ़ लो। और एक हाफ स्टेटर एक हाफ स्टेटर हो गया, ये एक प्रकीर्णन की घटना हो गई, प्रकीर्णन सूत्र हो गया। और एक आधा टॉपिक और, 2-3 टॉपिक में से 100% आपको एक टॉपिक कम्प्लीटली मिल जाए। 100% मतलब 100% है कि एक तो ये प्रकीर्णन की घटना हो गई जिसमें फॉर्मूला रहेगा, और एक हाफ स्टेटर हो जाएगा वो थोड़ा बहुत, क्योंकि एक डायरेक्ट सा है उसमें हमें बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। और 1-2 और बता देंगे तुम्हें टॉपिक, बस 2-4 टॉपिक के अंदर से आपको 100% पर, लेकिन पढ़ना पूरा ही है। 100% कभी रहता नहीं 100%, तो बाकी आता है हर साल। तो इसको क्या नाम दिया गया, अधिक कोण के प्रकीर्णन की घटना। और इस अधिक कोण के प्रकीर्णन की घटना को किससे समझा गया, रदरफोर्ड प्रकीर्णन से समझा गया। और रदरफोर्ड प्रकीर्णन में हमने इसे अच्छे तरीके से समझ लिया था। और समझने के बाद अपन किस निर्णय पे पहुंचे थे कि मान लीजिए यहाँ से पार्टिकल आ रहा है, यहाँ से विक्षेपित हुआ है, ये यहाँ कोई नाभिक रखा हुआ है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपकी कॉपी आपके पास है, आपको समय इतना है नहीं कि घर पे पढ़ें, और रहता भी नहीं है, बहुत काम हो गए हैं आजकल। तो जन्मदिन, अब मान के चलो किसी का जन्मदिन है तो वो स्टेटस लगाना है, क्या नेट तो देखो है, वो तो जीवन का, और देखो संविधान ने भी कह दिया है कि नेट आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। नेट, लाइट आपको नहीं मिल रही है तो भी आपके मौलिक अधिकार के अंदर, क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें तो ये तो आपके मौलिक अधिकारों के अंदर आएगी। पर लेकिन सबसे बड़ी बात, मान के चलो किसी का जन्मदिन है मेरे दोस्त का, वो स्टेटस भी तो लगाना है, वो एडिट करना है, उसको आधे घंटा तो कम से कम लगेगा ही लगेगा कि उसको एडिट करना है। और ये ढूंढना भी है कि मेरा उसके साथ कोई फ़ोटो पड़ा हो पुराना, ठीक है नहीं। तो ये मान लीजिए ये एक तरीके का प्रॉब्लम है, और ये आपके साथ जुड़ चुका है, हर आदमी के साथ जुड़ चुका है। नहीं लगाया तो कल से। तो ये मान लीजिए कि 1 घंटा करीबन इस चीज़ में निकल जाता है कि कौन सा फ़ोटो लगाएं और किस तरीके से एडिट करें, हम साथ में हैं या नहीं। फिर सबसे बड़ी समस्या है कि गाना कौन सा लगाएं, आजकल नए नए गाने
और ये देखो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको लगेगा ऐसा ये सबके साथ हो रहा है आजकल, क्योंकि यही चल रहा है, दौर ही इसी का है। तो ये समस्याएं तो चलती रहती हैं। तो इतना आपको टाइम है नहीं घर पे पढ़ने के लिए, तो मैं यही बता देता हूँ कि स्कैटरिंग में अपन ने एक पार्टिकल भेजा था, और वो पार्टिकल क्या हुआ था, विक्षेपित हुआ था। और ये जो निकटतम पहुंच की दूरी हुआ करती थी, मैंने कहा कि ये यहाँ से मोड़ क्यों रहा है, मोड़ इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर कौन काम कर रहा है, रिपल्सन काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। तो इसलिए ये अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो ये जाना चाहिए था कैसे, ऐसे, इस तरीके से, और ये एंगल हुआ करता था कौन सा, फाई, और ये एंगल मैंने क्या नाम दिया था, थीटा। ठीक है, अब ये इस पर फोर्स लग रहा है, मैंने कहा था कि ये इस पर इस तरीके से फोर्स लग रहा है, कोई भी फोर्स हो, मान लीजिए न्यूटन के 2-3 नियम से जो अपन निकाल लेंगे। बट यहाँ इस तरीके से, क्योंकि अपन ने इस तरीके से कोई डायरेक्शन का पता चलेगा नहीं, इसलिए कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से मैंने इसको क्या कर दिया था, कंपोनेंट्स में चेंज कर दिया था। तो एक वाई डायरेक्शन हुआ करता था और एक एक्स डायरेक्शन हुआ करता था। पार्टिकल की जो जाने की डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन। तो अगर मैं कहूँ कि शुरुआत में, प्रारंभ में जब पार्टिकल चलना ही स्टार्ट कर रहा है बिंदु ए से, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से जब पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है, तब उसकी वाई दिशा में वेलोसिटी कितनी है। दीपावली की पूरी छुट्टी निकल गई, फिर दीपावली पे तो बहुत सारे वॉलपेपर्स भी भेजने होते हैं लोगों को। तो छुट्टियों से पहले क्या हुआ था कि वाई दिशा में एक्चुअल में इसकी वेलोसिटी है ही नहीं, प्रारंभ में है क्या, नहीं है ना। प्रारंभ में इसकी वाई दिशा में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, और ये अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लीजिए कि कभी भी पार्टिकल अगर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई और जेड तो होते ही नहीं है, और वाई में जा रहा है तो एक्स जेड नहीं होते, और जेड में जा रहा है तो एक्स वाई नहीं होता। ये अपने दिमाग में, मैंने पहले लाइन क्या बोली थी कि पार्टिकल अपना एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और मैंने वेलोसिटी कौन सी दिशा में पूछ ली, होगी ही नहीं, होगी क्या, क्योंकि कोई संभावना ही नहीं बन रही है। और अगर वाई दिशा का, अगर संभावना कब बनेगी वाई दिशा में, जब ये अपनी दिशा को एक्स दिशा से क्या कर दे, छोड़ दे। हल्का भी अगर ये मूवमेंट कर गया वाई डायरेक्शन की तरफ या जेड डायरेक्शन की तरफ, अगर हल्का भी मूवमेंट कर गया तो इसका वाई दिशा में भी निकल आएगा वेलोसिटी और एक्स दिशा में भी निकल आएगा वेलोसिटी वो। लेकिन वो कब निकलेगा, वो जब निकलेगा जब ये अपनी एक्स डायरेक्शन को क्या कर चुका होगा, छोड़ चुका होगा। या तो ये मूव करेगा जेड की तरफ, या किसकी तरफ मूव करेगा, वाई की तरफ। तो जब या तो वाई की तरफ मूव करे या जेड की तरफ, तब हम उसका क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट ले सकते हैं। और कंपोनेंट ये बता देंगे कि वाई दिशा में इतने वेग से चलेगा और एक्स दिशा में इतने वेग से चलेगा। अब कंपोनेंट हम छोटी छोटी क्लासों में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ करके आए हैं, विद्वान है इस चीज़ की। तो देखिए वेलोसिटी, मान लीजिए यहाँ कितनी वेलोसिटी हुआ करती थी, v0, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, क्या v0 ही होगी, नहीं होगी। v0 वेलोसिटी क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का कौन काम कर रहा है, प्रतिकर्षण। या तो प्रतिकर्षण इस पर क्या करेगा, जोर से धक्का लगाएगा, या ये पहले ही ब्रेक लगा करके मुड़ जाएगा। तो प्रतिकर्षण के कारण वेलोसिटी उतनी तो नहीं रहेगी, प्रतिकर्षण के कारण वेलोसिटी v0 तो नहीं रहेगी। ये v0 वेलोसिटी कब लेगा, ये v0 वेलोसिटी जब लेगा जब ये प्रतिकर्षण की रेंज को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। v0 वेलोसिटी कब होगी इसकी, यहाँ वेलोसिटी v0 इसकी नहीं हो सकती। और किस रेंज में नहीं हो सकती, जब तक इस पर प्रतिकर्षण काम करेगा उस रेंज तक इसकी वेलोसिटी v0 यानी कि इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है उतनी वेलोसिटी नहीं हो सकती। तो फिर जब ये यहाँ से पॉइंट्स को छोड़ेगा और अपने रेडार से बाहर निकल जाएगा, यानी रिपल्सन से बाहर निकल जाएगा, तब इसकी वेलोसिटी दोबारा से कितनी हो जाएगी, v0 हो जाएगी। लेकिन इसकी वेलोसिटी दोबारा से v0 तो हुई, बट अब इसकी ये वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन की नहीं है क्या, अब ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि अब ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर चुका है, छोड़ चुका है। कितने एंगल से, फाई एंगल से। कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो अब देखिए इसकी दो वेलोसिटी अपन ले सकते हैं कि अगर इसके पैरेलल एक लाइन खींच दूँ मैं तो ये एक वेलोसिटी होगी और एक
ये वेलोसिटी होगी। तो आप दोनों डायरेक्शंस में इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इतनी होगी और वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इतनी होगी, और जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में तो वेलोसिटी है ही है उसकी v नॉट। तो अब कौन कौन सी दिशा, अब ये एंगल कितना है, फाई है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि एक्स दिशा में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी होगी, v नॉट कॉस फाई, आप इसको v नॉट को x बोल दीजिए, और y दिशा में कितनी होगी, v नॉट y बराबर v नॉट साइन फाई। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया था, ये आपको बता दिया गया था कि y दिशा में जब पार्टिकल की प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है और अंतिम वेलोसिटी कितनी है, v नॉट साइन फाई। इनिशियल वेलोसिटी y दिशा में कितनी है, यहाँ y दिशा है ही नहीं, है क्या y दिशा, आप इसका कंपोनेंट निकालो y दिशा में, ये कौन सी दिशा है, कितने डिग्री का कोण है, 90, कितने डिग्री का कोण है, 90 का। तो अगर आप y दिशा में निकालोगे बेसिस v नॉट का, तो v नॉट कितना आएगा, cos 90, और cos 90 बोले तो 0, cos 90 बोले तो 0। और अब देखो हालत तो ऐसी हो चुकी है कि आजकल cos 90 का मान भी नहीं है, कोरोना के कारण सबकी हालत हुई है ऐसी ना भाई, वो करो ना भाई। अब देख लो cos 30 45, अगर 30 15 ये पूछ लिए तो हालत कर, cos 90 में और sin 90 में चक्कर पड़ रहा है आजकल cos 90 मतलब 0। तो यहाँ आप क्या कह सकते हैं कि इस दिशा में तो वेलोसिटी होगी ही नहीं, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा, cos कितना आएगा, उसी लाइन पे है ना, तो 0, और cos 0 की कितनी है, 1, तो v नॉट का कितना रहने वाला है, v नॉट रहने वाला। अगर कंपोनेंट लेते हैं तो, वैसे यहाँ कंपोनेंट लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, अगर आप फिर भी ज़बरदस्ती करते हो तो v नॉट cos 0 और v नॉट cos 90, तो cos 90 0, तो y दिशा में कोई वेलोसिटी होगी नहीं, y दिशा में वेलोसिटी यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ कंपोनेंट उसको वेलोसिटी दे रहा है। क्यों वेलोसिटी होगी, क्योंकि इस पार्टिकल के बारे में आप क्या कह सकते हो कि ये कौन सी दिशा में जाएगा, ना तो आप ये कह सकते हैं कि ये y दिशा में जाएगा, और ना आप ये कह सकते हैं कि ये किस दिशा में जाएगा, x दिशा में जाएगा। आप कह सकते हैं कि x दिशा में जाने की ये संभावना है और y दिशा में जाने की ये संभावना है। अब फाई डिसाइड करेगा कि कितना x दिशा में जाएगा और कितना y दिशा में जाएगा। यहाँ कौन डिसाइड करेगा, ये फाई एंगल डिसाइड करेगा कि कितना, मान के चलो फाई का मान 90 है, कितना है, कौन सी दिशा में जाएगा, y दिशा में, कौन सी दिशा में जाएगा, y दिशा में, और x दिशा में जाएगा, अगर संभावना ही खत्म हो गई क्योंकि फाई का मान 90 होता ही फाई कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक, तो अब पार्टिकल कहाँ जाएगा, सीधा ऊपर चला जाएगा रॉकेट की तरफ। तो आपको फाई डिसाइड करके देगा कि इसकी मैक्सिमम जाने की संभावना किधर है, तो आप इसको x दिशा में भेज सकते हैं, y दिशा में, लेकिन इसको नहीं भेज सकते। अब दूसरा जो अपना था इसी फिजिक्स के अंदर, और मैंने बोला था कि दूसरा जो लिमिट्स लेना है, एक तो वेलोसिटी का हुआ था, दूसरा किसका लेना है, एंगल का लेना है, क्योंकि हमें तो यही तो बताना है कि 180 के डिग्री के कोण पर वो क्या कर रहा है, वापस लौट रहा है। अपन को क्या बताना है कि 180 डिग्री के कोण पर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, वापस लौट रहा है। अब 180 डिग्री के कोण पर जब वापस लौट रहा है तो 180 डिग्री के लिए हमें थीटा की भी लिमिट चाहिए, किसकी लिमिट चाहिए, थीटा की लिमिट चाहिए। अब कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, ये आपकी उसमें आ चुकी है। तो अब थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, अगर ये एंगल कितना है, ये देखिए ये वाला एंगल कितना है, फाई है, तो ये तो प्रकीर्णन कोण है, कौन सा कोण है, प्रकीर्णन कोण है। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, ये कितना है 0, और कहाँ तक मूव कर सकता है, फाई तक जाएगा, लेकिन उसमें से फाई क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि फाई एंगल ही अलग है। फाई कौन सा एंगल है, ये प्रकीर्णन कोण है, जो बताना है कि कहाँ तक मूव, कितनी मैक्सिमम। अगर मान लीजिए कि ये पार्टिकल यहाँ से ना आकर के अगर सीधे आ जाए तो इस फाई का मान कितना होगा,
कितना होगा 180 डिग्री। ये थ्योरी में पढ़ चुके हैं, कितना पढ़ चुके हैं, ये थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि अगर ये पार्टिकल, जैसे मैंने अभी कहाँ से भेजा है, कितनी डिस्टेंस से भेजा है इसको, b डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस से भेजा है, b डिस्टेंस। लेकिन अब मैं लास्ट में जा कर के क्या कहूँगा कि अगर मैं इसे b बराबर किस से भेजूँ, 0 से भेजूँ, तो जब मैं इसे b बराबर 0 से भेजूँगा तो इस फाई का मान कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये अपन मैथमेटिकली क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं इस बात को। पर उन प्रूफ करने के लिए केवल 2 चीज़ जो आप परीक्षा के अंदर भूलते हैं वो होती है केवल और केवल क्या होती है, लिमिट्स होती है। क्या होती है, लिमिट्स होती है। और 2 लिमिट्स आपको इसके अंदर चाहिए होती हैं। एक लिमिट्स तो किसकी चाहिए होती है, वेलोसिटी की, और एक लिमिट्स चाहिए होती है आपको थीटा की। तो दोनों लिमिट्स मैंने आपको बता दी है कि थीटा तो मूव करेगा 0 से, या तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, मान के चलो सामने से आ रहा है तो 0 हो सकती है, या फिर अगर मूवमेंट भी कर सकता है तो मैक्सिमम पाई माइनस कितना कर सकता है, पाई कर सकता है। इतना ही इसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होंगी, वो सॉरी एंगल इतना होगा। तो यहाँ अपन पाई माइनस पाई बराबर कितना निकाल चुके थे, पाई निकाल चुके थे। और ये एंगल ये कितना था, ये अधिक कोण के प्रकीर्णन की घटना थी। अब इस अधिक कोण के प्रकीर्णन की घटना के बाद अपन ने एक प्रकीर्णन फॉर्मूला भी निकाला था, बिल्कुल इसी को सहारा बनाया था। कोई पता कुछ और किया था, कुछ भी नहीं किया था, इसी को सहारा लेकर के। और अपन ने क्या किया था कि एक जो सामने पन्नी रखी थी उसकी मोटाई देख ली, उसकी त्रिज्या देख ली, और त्रिज्या और मोटाई उसका आयतन वगैरह निकाल करके कितने अल्फा कण जाएंगे, कितने नाभिक उसके अंदर हो सकते हैं, संभावना दोनों की निकाल करके हमने एक फॉर्मूला निकाल दिया था, जो एक रिलेशन भी निकल करके आया था। किस किस के मध्य में रिलेशन था वो, देखो अब वो पूछने वाला इस तरीके से भी पूछ सकता है, मेरी बात सुनो। वो कह रहा है कि वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग कहीं लिखे ही नहीं, फिर कहेंगे कि कराया ही नहीं। अब रदरफोर्ड स्कैटरिंग ना लिख रहा है और वो कह रहा है कि संघात प्राचाल B और प्रकीर्णन कोण फाई के मध्य संबंध स्थापित करो, और प्रकीर्णन फॉर्मूला के बारे में पूछ लेगा। तो आप कहेंगे कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग उसने कहीं पूछी ही नहीं है, और हम बताने के लिए बता भी नहीं, बिल्कुल बताएंगे भी नहीं। तो B और फाई के मध्य अगर रिलेशन भी पूछ रहा है तब भी आपको पूरे अधिक कोण के प्रकीर्णन की घटना तक पहुंचना है, पूरा रदरफोर्ड स्कैटरिंग बताना है, और फॉर्मूला तो साथ में पूछता है, तो साथ में फॉर्मूला भी बताना है। ठीक है, तो इतना अपन इसके अंदर क्या कर चुके हैं, ये मैंने सिंपल आपको, वैसे तो डीपली 2-3 दिन का टॉपिक था, वो मैंने सिंपल इसका क्या करा दिया है, रिवीजन करा दिया। आप पढ़ लेना इसको, और ये इसका रिकॉर्डेड क्लास भी आ जाएगा तो वहाँ से भी देख लेना। अब जो पढ़ने वाले हैं आज वो है नाभिक, तो हेडिंग बना दीजिए नाभिक। नाभिक, न्यूक्लियस। तो एक सिंपल सी परिभाषा बताओ मुझे नाभिक की, क्या परिभाषा दोगे आप नाभिक की? खोज तो हो चुकी है ना, खोज हो चुकी है और स्कैटरिंग भी हो चुकी है। अब एक सिंपल सी परिभाषा, क्योंकि अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझना है केवल। अब नाभिक तो आपने खोज तो कर ली, अब नाभिक के अंदर क्या क्या है उसका एक इंटरनली स्ट्रक्चर समझना है। तो नाभिक की क्या परिभाषा दोगे आप कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग प्रकीर्णन प्रयोग में, ये आपने पढ़ा है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग प्रकीर्णन प्रयोग आपने पढ़ा है ना, या फिर आप कहेंगे कि रदरफोर्ड के अनुसार समस्त धनावेश, ये लाइन अभी बोली गई थी, परमाणु के अंदर एक समान से वितरित न होकर एक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है, ये बोली गई थी अभी लाइन। क्या बोला गया था, दोबारा से सुन लीजिए कि रदरफोर्ड के अनुसार समस्त धनावेश
परमाणु के अंदर एक समान रूप से वितरित न होकर एक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है और उस छोटे से भाग को नाभिक कहा जाता है। और उस नाभिक को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड ए से। तो कभी भी अपन नाभिक को किससे प्रदर्शित करेंगे? जेड ए से प्रदर्शित करेंगे। अब मुझे बताइए यहाँ जेड क्या है? परमाणु क्या है? क्रमांक। और ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। मात्रा संख्या भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन संख्या में कोई अंतर बताइए मुझे। परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन संख्या में कोई अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर नहीं है। अगर आपको प्रोटॉनों की संख्या पता है तो आप परमाणु क्रमांक भी बता सकते हैं, और अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आप प्रोटॉनों की संख्या भी बता सकते हैं। अगर इन जनरल आपको प्रदर्शित करना है नाभिक को, तो नाभिक को प्रदर्शित करने का सही ढंग ये है। ये कौन है? नाभिक। ये कौन है? द्रव्यमान संख्या। और ये कौन है? परमाणु क्रमांक। अब आप मान के चलो आप सोडियम को प्रदर्शित करने लग जाओ। किसको प्रदर्शित करने लग जाओ? सोडियम को प्रदर्शित करने लग जाओ। तो सोडियम को कैसे प्रदर्शित करोगे? 11 यानी 23। प्रोटॉन संख्या बताओ। 11 है, क्योंकि मैंने क्या बोला है? परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन संख्या। अब शेष कौन है? न्यूट्रॉन्स है। शेष कौन है? न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। ठीक है। तो कभी भी जब आप पढ़ेंगे तो A बराबर प्रोटॉन, या फिर आप प्रोटॉन को किससे लिख सकते हैं? जेड से प्लस न्यूट्रॉन। आगे जाकर के थोड़ा सा इनको वेरी करेंगे। अब ये मात्रा संख्या किस तरीके से बदलती है, अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएं तो क्या होता है, और दोनों पास पास रहें तो क्या होता है? मास डिफेक्ट, जिसे अपन द्रव्यमान क्षति कहेंगे। तो वो थोड़ा सा आगे जा कर के बाइंडिंग एनर्जी आएगी, बंधन ऊर्जा, जब पढ़ेंगे। तो अभी एक इसके अंदर छोटी सी लाइन डाल दीजिए, हल्की सी एक लाइन। रदरफोर्ड के अनुसार समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक समान रूप से वितरित न होकर एक समान रूप से वितरित न होकर एक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है। एक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं।
मोटे तौर पर नाविक को, हाँ मोटे तौर पर सामान्यतः लिख लो, सामान्यतः नाविक को, अब तुम बड़े बड़े है गए, पहले तो अल्पुर में मोटे तौर पर ही सामान्यतः एक ही बात होती है, नाविक को ZA से प्रदर्शित किया जाता है। ZA से प्रदर्शित किया जाता है। जिसमें Z परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक और A द्रव्यमान संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन संख्या तथा न्यूट्रॉन संख्या के योग के बराबर होती है। प्रोटॉन संख्या व न्यूट्रॉन संख्या के योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक एवं प्रोटॉन संख्या दोनों आपस में बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक एवं प्रोटॉन संख्या दोनों आपस में बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक एवं प्रोटॉन संख्या दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब लाइन चेंज कर दीजिए, बिल्कुल अलग लाइन से लिखना। नाभिक की अति सूक्ष्म संरचना को समझने के लिए नाभिक की अति सूक्ष्म संरचना को समझने के लिए सामान्यतः नाभिक की त्रिज्या नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण तथा नाभिक का कोणीय संवेग चुंबकीय आघूर्ण तथा नाभिक का कोणीय संवेग समता, पैरिटी, समता
समता बोले तो पैरिटी इत्यादि को समझना आवश्यक होता है। इत्यादि को समझना आवश्यक होता है। तो आप इसमें से पहली हेडिंग बनाएंगे क्या? नाभिक की त्रिज्या। तो अब नया हेडिंग बना दीजिए आप, नाभिक की त्रिज्या। हेडिंग बना दो, नाभिक की त्रिज्या। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक की त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या को मैंने आपको जब समझाना स्टार्ट किया था तो कितने टाइप से बताया था? एक तो हाफ स्टेटर प्रयोग से बताया था, दूसरा किसके आधार पर बताया था, और तीसरा किसके आधार पर? एक तो स्थितिज ऊर्जा के आधार पर बताया था। सबसे लास्ट वाला कौन सा था जो बताया था? वो स्थितिज ऊर्जा के आधार पर। और सबसे पहला जो बताया था वो एच एटम, याद नहीं रहता ना, एच एटम के आधार पर बताया था। और दूसरा हाफ स्टेटर प्रयोग। हाफ स्टेटर प्रयोग में किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को मैंने 3 तरीके से बताने का प्रयास किया था कि इस तरीके से। उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक रहता है? मुख्यतः रेंज हम तो सिर्फ कोटि कह सकते हैं कि 1.2 से 1.4 फर्मी। कितना है? 1.2 से 1.4 फर्मी की कोटि का होता है क्या? नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो एच एटम के आधार पर आप किस तरीके से मान सकते हैं? क्योंकि एच एटम सबसे छोटा है और सारे नाविकों को एच परमाणु के नाविक से मिलकर के बना माना जा सकता है। मान सकते हैं, नहीं मान सकते? जितने भी नाविक हैं, मान के चलो इसका क्रमांक कितना रखा है आपने? 1। अननेसेसरी है, अभी पता है नहीं, लेकिन अभी फिलहाल अपन कितने पे रख रहे हैं? 1 पे। तो जब आप इसे 1 पे रख रहे हैं और कोई 10वां नाविक है तो आप कह सकते हैं कि वो 10 हाइड्रोजन से मिलकर के बन सकता है, क्योंकि उसका नाविक कितना है? 10वां। और इसका हाइड्रोजन का नाविक कितना है? पहला। तो 10 हाइड्रोजन ले लीजिए, 10 नाविक की बराबर क्या हो जाएगी? इसका बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। एक तरफ 10 न्यूक्लियस है और 10 के बराबर है हाइड्रोजन का। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए सोडियम है। सोडियम का नाविक कौन सा है? 11वां नाविक। अब हाइड्रोजन, इसमें प्रोटॉन संख्या कितनी है? 11। और हाइड्रोजन में प्रोटॉन संख्या कितनी है? 1। तो क्यों ना फिर हम इसको 11 के बराबर कर दें, तो 11 हाइड्रोजन से मिलकर के बना मान सकते हैं आराम से। तो दोनों के नाविक क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसने क्या बोला कि सारे नाविकों को, समस्त नाविकों को हम हाइड्रोजन के नाविकों से मिलकर के बना मान सकते हैं और उस आधार पर उसकी त्रिज्या का क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन की जो त्रिज्या है, इसकी जो रेडिएशन है या रेडियस है, वो मान लीजिए कितनी है? R0 है। कितनी है? R0 रेडियस है। अब
आर नॉट को इसका वॉल्यूम लिखे हैं तो वॉल्यूम कितना लिखा जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यू। ठीक है। अब कोई अलग नाविक है जिसकी मात्रा संख्या कितनी है, ए है। कोई अलग नाविक है जिसकी मात्रा संख्या ए है और उसका 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितना है, आर है, लेकिन ये इसकी मात्रा संख्या कितनी है, ए है। ये मात्रा संख्या वाला है। तो ए मात्रा संख्या वाला इसमें मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा अपन को, ए का, तभी तो जाकर के ये संतुलित होगा। एक का 1 किलो वजन है और एक का वजन कितना है 10 किलो है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा, 10 का करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तभी तो दोनों संतुलित होंगे। तो एक की मात्रा संख्या कितनी है, अब ये तो एक ही है और ये इससे कितना है 10 गुना ज़्यादा है। इसकी मात्रा संख्या कितनी है, ए है। तो हमें इसमें ए का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के दोनों का वॉल्यूम कितना होगा, बराबर होगा। तब दोनों का वॉल्यूम कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। अब देखिए कि 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, आर नॉट क्यू हुई, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर नॉट ए की पावर 1/3। आप अगर ये मालूम है आपको, ये ए मालूम है, अब ए तो मात्रा संख्या है, अब मात्रा संख्या है या द्रव्यमान संख्या है